हो गया मिनिमाइज कर दे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, today I am late. Morning, sir. Actually there is a network problem in chemistry lab. First of all I was trying to connect with my mobile, but unfortunately I have Airtel connection and it was not able to connect the WhatsApp. That is why I did not send you link directly to the group. That is why I have taken the photograph and send you in the group. Later on I called my son for GeoFi. Now I am using this time GeoFi. I think you are able to see the screen slides. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है ना। तो हम लोग छोड़े थे कल कहाँ पर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर छोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? किन से पूछ लो? Of a liquid may be defined as the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric. हाँ बिल्कुल सही, वेल डन, बिल्कुल सही। रंजन की आवाज है। आंसर Yes, sir. किसका था ये? आई थिंक कि रंजन डेहरी ऑनसॉन। Yes, sir. अरे वाह, वेल डन भाई। बॉइलिंग पॉइंट ना, दैट टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब जैसे हम लोग किए क्या, टेक सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड ऐड इन द प्योर सॉल्वेंट। As you know, the solvent molecules will trap some of the or will be engaged in holding the non-volatile solid molecules and they will not evaporate. They lost the tendency of evaporation. That means the escaping tendency of the solvent decreases. Consequently, there is lowering in vapor pressure. If there is lowering in vapor pressure, it will not achieve 1 atmospheric pressure easily. That is why it requires some amount of heat energy. The extra amount of energy required to increase the temperature to the solvent so that it will evaporate more and more vapor and its pressure becomes equal to atmospheric pressure. The extra amount of energy or the extra temperature given to the solution to achieve the atmospheric pressure that is equal to 1 atm is known as elevation in boiling point. Elevation word means increase, बढ़ा हुआ। elevation means बढ़ा हुआ। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हम लोग का प्योर सॉल्वेंट है, सपोज वाटर ही ले लिए, तो वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 के आसपास में रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए या कोई वैसा, हम लोग तो खैर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। सपोज कि आप ग्लूकोज डाल दिए या यूरिया डाल दिए, तो जैसे ही ग्लूकोज या यूरिया डालिएगा पानी में तो होगा क्या कि सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एंगेज्ड इन होल्डिंग द solid molecules which will not evaporate. Consequently, number of vapor will become and there is a decrease in vapor pressure और वह vapor pressure क्या होगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। जब vapor pressure डिक्रीज कर जाएगा तो वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वह नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा? उतना प्रेशर लाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना होगा। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू अचीव द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, हम लोग का जो ज्यादा टेम्परेचर दे दिए उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, किससे पूछ लो? अंकिता से। चलो अंकिता बताओ, सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का? अंकिता, आर यू लिसनिंग में? अंकिता, अखिलेश, अखिलेश, बेगूसराय से कोई बोलो।
सर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अखिलेश लीव कर गया क्या? लेफ्ट नहीं ना किया अभी? चलो, बाय द वे सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंसेज निकाल देंगे। तो दोनों का डिफरेंसेज जो आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेल टी बी निकाल देंगे। यानी कि सपोज कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है टीबी नॉट है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ टीबी है। तो टीबी का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, तो टीबी में से डेल टीबी नॉट हम लोग निकाल दिए, माइनस कर दिए। तो जो चेंजेज आया जो स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दिया है, इसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं येलो कलर से इसको दिखला रहा हूँ, स्क्रीन को येलो कलर से मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो बॉक्स में, तो डेल टीबी निकाल दिए। डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, जहां टीबी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टीबी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दोनों के डिफरेंसेज को हम लोग क्या कह दिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह दिए। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोललिटी की यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, which implies del TB is equal to KB into AM, जहां पर एक KB जो है हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, where KB is proportionality constant also known as molar elevation constant or it is also known as ebullioscopic constant. Del TB is change in boiling point, that is also known as elevation in boiling point. Small m is molality, KB is molar elevation constant or ebullioscopic constant, ठीक है। हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, हाँ चलिए यहां तक क्लियर है? सर आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज कट कट के, बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है केमिस्ट्री लैब में। हमको फिर घर से पढ़ाते हैं तो घर से पढ़ाने में पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, मैडम डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आवाज आ रही है अभी? अभी क्लियर आ रहा है सर। हाँ चलो तो ठीक, फिर से रिपीट कर दे क्या? हेलो, यस सर, एक बार यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। when non-volatile solute is added to solvent, pure solvent, some of the solvent molecules will be engaged in holding them, consequently escaping tendency of the solvent molecules decreases, hence the number of vapor will decrease, consequently there will be lowering in vapor pressure. And as you know that temperature at which the vapor pressure equals to the at 1 atmospheric pressure, that very temperature is known as boiling point. Since in this case when we add the non-volatile solute, then there is lowering in vapor pressure, that is why it requires some more temperature to evaporate the solvent molecules to achieve the its vapor pressure equal to 1 atmospheric pressure. The extra amount of energy or the temperature which is given to the solution is known as elevation in boiling point. Clear है? क्लियर है। अनुराग? यस सर, क्लियर। अखिलेश? क्लियर है सर। चलिए बेटा, तो देख लीजिए। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं पॉइंटर दूसरा ले रहा हूं थोड़ा सा अपने हिसाब से, ताकि मुझे पढ़ाने में पेन ले लेता हूं। चलिए देखिए, तो डेल टीबी हम लोग चूंकि सॉल्यूशन का, ये देखिए यहाँ पर टीबी जो है आपका क्या है, सॉल्यूशन का है, आपका प्योर सॉल्वेंट का था। टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी जो है से सॉल्यूशन का है, ठीक है। ग्राफ भी समझाते चलता हूं साथ ही साथ। ए बी ग्राफ जो है से प्योर सॉल्वेंट का था, ठीक है। x पर पहुंचा तो 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर टेम्परेचर देने पर, x के बराबर x टेम्परेचर पर जाकर के उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है से 1 atm के बराबर हो गया। तो x पर जो टेम्परेचर हुआ वही टीबी नॉट कहला गया। उसी टेम्परेचर को उसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह दिए, किसका, सॉल्वेंट का। अब बेटा उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूट डाल दिए, उसमें भी नॉन वोलेटाइल डाल दिए, तो हो गया क्या कि वेपर प्रेशर कम जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम जाएगा तो जो ग्राफ हम सॉल्यूशन का बनाएंगे, ए बी ग्राफ से ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये बताइए।
सॉल्यूशन का ग्राफ जो होगा ए बी से ऊपर बनना चाहिए कि नीचे बनना चाहिए? हाँ बोलिए। हाँ बेटा बोलो। नीचे बनेगा सर। नीचे बनेगा क्योंकि वेपर प्रेशर उसका कम है। ठीक है, अब हमको Yes, हीट sir. करना है तो देखो अब जो है से तुम्हारा इसी पॉइंट पर जाके टच कर गया सॉल्यूशन का, इसी एक्स टेम्परेचर पहुंचने पर वेपर का देखो तो वेपर प्रेशर कभी भी 1 atm के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को वेपर प्रेशर को इंक्रीज करा करके 1 atm तक, देखो यहाँ तक कम से कम हम लोग को ले जाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए क्या करना होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हम लोग को टेम्परेचर देना होगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग डेल टीबी नॉट जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे दिए उसी टेम्परेचर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह दिए और इसी को चेंज इन टेम्परेचर कह दिए, ये बॉइलिंग पॉइंट कह दिए। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है डेल टीबी इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह दिए। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए रिस्पॉन्ड करते रहिए, रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो हमको पढ़ाने में मजा आएगा और ज्यादा अच्छा से पढ़ाएंगे। रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा हम लोग मतलब उदास हो जाते हैं। अब देखिए आपका सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का कम है, y जो है ग्रेटर है आपका, सिंस y इज ग्रेटर देन क्या x से y आपका y ज्यादा है x कम है। तो हम लोग किए क्या, दोनों का डिफरेंसेस निकालना है। तो आपका सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। अब यहीं पर रॉल्स लॉ लगा दिए। अब कंफ्यूज मत करना, रॉल्स लॉ वहां पर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए अलग है, नॉन वोलेटाइल के लिए अलग है। ठीक है, मिलता जुलता सब है। यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए रॉल्स लॉ लिख सकते हैं। क्या है ये रॉल्स लॉ, elevation in boiling point produced by addition of non-volatile solute in a solvent is directly proportional to its molality ना, hence we can say that del TB is directly proportional to m। देखिए यहाँ पर कर्सर मेरा देखिए, जब इसको मैं बॉक्स में घेर रहा हूं अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव ये क्या कहे रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना, इट स्टेट्स दैट increase in boiling point na, that is elevation in boiling point, see the cursor, elevation in boiling point produced by dissolving non-volatile solute in a solvent is directly proportional to molality of the solution। ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टेटमेंट? क्लियर है। ठीक है बेटा, which implies del TB is equal to KB। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये क्या हो गया, डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। क्लियर है? जहां केबी जो है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अनुराग? नो सर। अखिलेश? सर नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो फिर। यस सर। चलिए तब आप क्वेश्चन यहां से करेंगे या मैं करूं? सर एक क्या कि जब वेपर प्रेशर ऐसा क्या होता है जो सर सब्सटेंस बॉयल करने लगता है? हाँ बेटा क्या बोला अनुराग? कोई एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाकी सब ऑफ कीजिए, माइक सबका ऑफ रहेगा, जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका ऑन रहेगा। पूछिए सर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तो ऐसा क्या हो जाता है जो सर लिक्विड बॉयल करने लग जाता है? एक्चुअली देखो कोई भी लिक्विड हो वह आपका हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेट करता है, और जब हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेट करेगा और वहां पर इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। जब इक्विलिब्रियम होना जरूरी है तो जब ओपन रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट नहीं रहता है। कभी देखे हो कि तालाब है और 56 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो वह बॉयल करने लगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? या तुम घर में खाना बनता होगा तो मम्मी को देखे होगे कि जब खाना बनाती हैं तो बर्तन के देगची के ऊपर ना ये कॉल्ड्रॉन होता है ना, देगची का इंग्लिश, कॉल्ड्रॉन के ऊपर होता करती क्या है वो ढक्कन रख देती हैं। तो ढक्कन रखने से क्या होगा, वाटर और नीचे से हीट हो रहा है तो वह इवेपोरेट करने लगेगा। इवेपोरेट करने लगेगा तो मोलिक्यूल्स का लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा ना,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और जब एक समय ऐसा आएगा कि वेपर कलेक्ट होने लगा, इक्विलिब्रियम में आते ही वो बॉइलिंग पॉइंट को आसानी से अचीव कर लेगा, तब ना हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं। किस लिए? ताकि वेपर निकले नहीं तो मोलिकुल्स वहां वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करने लगेगा। तो मतलब कि ऐसा क्या हो जाता है कि वह मोलिकुल्स बॉयल करने लगता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वह एग्जर्ट करने लगेगा। जब प्रेशर ज्यादा किसी चीज पर एग्जर्ट करेगा तो लिविंग टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी ना, यही वजह है कि वह बॉयल करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाने का मतलब सर? मोलिकुल्स जहां एक दूसरे से चिपका हुआ था ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, मोलिकुल के बीच में होता है, और जब टेम्परेचर उतना आप देने लगिएगा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा आपका, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलिकुल्स के बीच में घटने लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगेगा तो बाहर निकलने लगेगा, ऊपर निकलने लगेगा, तो फिर हम लोग कह देते हैं कि यह बॉयल करने लगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए तब मैं पूछता हूं यहां पर, हाउ यू कैन से दैट elevation in boiling point is a colligative property? Sir, boiling point is not a collivative property, but elevation is boiling point is a collivative property. हाँ, why? So Why did you elevation in boiling point is a colligative property? मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। हाँ, of course it depends on molality, and molality depends on number of moles, नंबर पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए elevation in boiling point is a colligative property, इसीलिए colligative property है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट? अब जो क्वेश्चन पूछता है ये नहीं पूछता है कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसे, क्वेश्चन ये पूछे 1-2 साल पहले पूछे हुए हैं, व्हाट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? सॉल्यूशन का मोलैलिटी यूनिटी को अति करता है तब मोलेटिव सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, अखिलेश का आंसर सही है। ठीक है, इसका सिर्फ प्रॉपर्ली सजा देना है। कैसे सजेगा? डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, इफ एम इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी सॉल्यूशन मोलल सॉल्यूशन हो, यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट वेरी सॉल्यूशन इज नोन एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना। इफ मतलब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट मिला हुआ हो, ठीक है, तो होगा क्या आपको कि डेल टीबी बराबर केबी हो जाएगा, मतलब कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको वर्ड में कैसे डिफाइन कर देंगे? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट produced by dissolving 1 mole of the solute in 1 kg of the solvent is known as elevation in boiling point. It is also known as molar elevation constant. Is it clear now? यस सर। यस सर। And it is different for different substances, और यह different substances के लिए different solvent के लिए अलग अलग होता है। आइए मैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूं। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेथड से हम लोग किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का ये क्या कहा जाता है, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्यूट है, उसका मोलिकुलर वेट हम सपोज कि mb है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम है, तो m को तोड़ दिए, m हो गया जहां आपका मोललिटी। व्हाट इज मोललिटी? तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो m हो गया क्या? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट हो गया इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर मोलिकुलर वेट जो आ गया, मोलिकुलर वेट किसका आ रहा है? सॉल्यूट का, उसको आराम से रीअरेंज करके इक्वेशन को हम लोग निकाल लेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है? तो इन कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, सब मिल करके देखते हैं। देखिए डेल टीबी, ये केबी जो है आपका वाटर के लिए 0.52 डिग्री सी होता है। वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा। फॉर वाटर केबी इज इक्वल टू 0.52
डिग्री सी याद रखना है। और यहाँ पर देखिए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस स्लाइड में जो उधर मैं पढ़ाया। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इफ एम बराबर 1 मोल देन टी बी बराबर डेल टी बी बराबर के बी। ठीक है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, और उसका डिफिनेशन मैं आपको बता ही दे दिया। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि 2 स्टेप में न्यूमेरिकल, देखो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, नहीं पूछने के चांसेस सिर्फ 0% है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, और 4 में से एक पर न्यूमेरिकल 100% आने का चांसेज है, नहीं आने का चांसेस सिर्फ 0% है। तो कभी कभी आपको पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट डेल टीबी, कभी कभी पूछ देगा टीबी, कभी पूछ देगा टीबी नॉट। तो हर एक तरह से मेंटली फिट रहिए आप। डेल टीबी निकल गया, डेल टीबी निकल गया तो टीबी नहीं निकल जाएगा, या टीबी नॉट नहीं निकल जाएगा, कोई 2 नॉन है तो तीसरा का आराम से निकल जाएगा आपका। कभी कभी होगा क्या कि केबी निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक है, और उसमें आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे देगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे देगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बुक में जो दिया हुआ बहुत टेढ़ा फॉर्मूला है, उसको आपको यूज नहीं करना है। जो आपको स्क्रीन पर ग्रीन बॉक्स में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है केबी का, इसी फॉर्मूला को याद कर लेना है आपको। ठीक है, केबी इज इक्वल टू 0.002 टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल वी, जहाँ टी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और एल वी जो हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एल वी क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया आपका। ठीक है, और इसका और वैल्यू याद रखना है कि व्हाट इज केबी, तो केबी इज इक्वल टू 0.002 टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल वी। टी नॉट हो गया आपका बीपी ऑफ सॉल्वेंट, एल वी हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज फिर आप पढ़ लिए। हाँ, कोलिगेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन मैं किससे कर लूं? चलो आज रंजन से ही क्वेश्चन करता हूं। रंजन डेहरी ऑनसॉन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ तुरंत बता, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। फोन आ गया बीच में यार, माइंड से क्वेश्चन स्लिप कर जाता है। क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे? माइंड से निकल गया यार, बीच में फोन आता है, इंटरप्शन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। चलो तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर करना चाहो तो करो, जब तक मैं रिकॉल कर लेता हूँ क्वेश्चन अपना। हाँ जी, सोया नहीं ना है साहब? अखिलेश, हाँ रिया सिंह की आवाज आ गई। यस सर। हाँ ठीक है, अखिलेश भी है, चलो ठीक है। चलिए तब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में आया था। ठीक है, बाय द वे आइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बता दीजिए व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। रिया सिंह चलो तुम बताओ डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। सर नहीं यार। चलो रंजन डेहरी ऑनसॉन। The freezing point of a pure liquid is fixed. Now, if a non-volatile solute is dissolved in the pure liquid to constitute a solution, there occur a lowering in the freezing point. ठीक है, मतलब पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दिए। हाँ, किससे पूछ ले? अखिलेश, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? और जब सॉलिड फेज और डायनेमिक, जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है तब उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ठीक है, देखते हैं अनुराग। यस सर, फ्रीजिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड लिक्विड फेज में उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, वैसे टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल से एग्जैक्टली एकदम टू द पॉइंट बताए हैं। ठीक है, दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट एंड देयर वेपर प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम, तब उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को ही हम लोग उसका क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
क्या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों दो चीज है, या डिफिनेशन दोनों का टेम्परेचर एक ही होगा? यस सर। क्या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है किसी भी सब्सटेंस का, या एक होगा? एक होगा। एक होगा, एक ही होता है। बिल्कुल एक होगा। ठीक है, कोई अगर मगर नहीं। ठीक है, मत जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस फ्रीज करेगा उसी टेम्परेचर पर आपको वो मेल्ट भी कर जाएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लिए फ्रीजिंग पॉइंट का। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कोएग्जिस्ट एंड देयर वेपर प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम, और वे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन उस सॉल्यूशन वाला याद आ गया जी, तो ये रंजन से मैं पूछना चाह रहा था। व्हाट इज द कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? Fifth, sir. What is the cause of elevation in boiling point? Sir, I don't know, sir. क्वेश्चन किससे मैं कर लूं? ऋषिराज, ऋषु, अर्चना सिंह, रिया सिंह, रोजी। What is the cause of elevation in boiling point? सर तो नन वोलेटाइल सिस्टम का रहता सिंपल आंसर इसका होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना। Yes, exactly. क्यों ऐसा होता है? तो ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, सीधे वेपर प्रेशर उसका लोअर हो गया, घट गया, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। बाय द वे, अब आइए हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर एट विच बोथ द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट coexist and their vapor pressures are in equilibrium, that very temperature is known as freezing point. And when the non-volatile solid is added to the solvent, some of the solvent molecules will be engaged in holding the non-volatile solid. They have lost the tendency to escape because they are engaged in holding them. Consequently, there will be lowering in vapor pressure. Thus, the equilibrium between the liquid solvent and solid solvent will be disturbed. ठीक है, एंड द सॉलिड किसका वेपर ज्यादा बनने लगेगा? जैसे ही हम लोग सॉल्वेंट में हम लोग ये डाल देंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर कम बनने लगेगा। तो जो ग्राफ यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ए से बी है ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग को ये सॉल्वेंट था आपका, रेड कलर से ये सॉल्वेंट दिखा रहा है जो बी टेम्परेचर पर है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक की तरफ हम लोग इसको ले गए थे। तो ये जहां पर बी है, यहाँ पर तुम्हारा रेड कलर से जो है वह लिक्विड स्टेट में है, और इधर फ्रोजन सॉल्वेंट है यानी सॉलिड स्टेट में है। बी टेम्परेचर पर यह फ्रीज कर रहा था सॉल्वेंट ना, जिसका टेम्परेचर हम लोग टीएफ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? टीएफ मान रहे हैं। टीएफ टेम्परेचर इसका हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से होगा क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो देखो इस एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर लिए हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो बन गया इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? सॉल्वेंट से भी कम गया। तो हम लोग बीसी ग्राफ के नीचे हम लोग सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाएंगे कि ऊपर बनाएंगे? नीचे। क्या सर? सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा नीचे बनेगा बीसी से या ऊपर बनेगा? नीचे बनेगा सर। नीचे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। बिल्कुल, वेल डन। वेपर प्रेशर उसका कम गया, इसलिए हम लोग नीचे दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए जो पहले इस बी पर इस लाइन पर मिल रहा था, पहले कहाँ मिल रहा था? वो इस लाइन पर मिल रहा था, लेकिन अब क्या होगा? सॉल्यूशन का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जाके कहाँ मिल रहा है? ये देखो पॉइंट डी पर जाकर मिल रहा है। इसको पीछे हम लोग को ले जाना पड़ गया। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोगों को यहाँ पर? बॉइलिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका घट गया। अब क्या हो गया? TF नॉट हो गया। क्या हो गया आपका? TF नॉट हो गया। तो मतलब कहने का कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा किसका घटा हुआ होगा? सॉल्यूशन का कम होगा। और सॉल्वेंट का क्या हो? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका? थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब हम लोग करते क्या है
कि अब हम लोग को चेंजिंग निकालना है, तो चेंजिंग निकालने के लिए दोनों का हम लोग डिफरेंसेज निकाल दिए। जब दोनों का डिफरेंसेज हम लोग निकालेंगे तो जो चेंज आया उसी को हम लोग कह दिए डेल टी एफ। क्या कह दिए? डेल टी एफ कह दिए। यानी कि डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा था? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट में से हम लोग सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे, जो चेंज आया उसी को हम लोग क्या कह दिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह दिए। एंड अकॉर्डिंग टू राल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इंप्लाइज del TF is equal to KF into F, where KF is मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट also known as मोलल cryoscopic constant, and where m small m is molality. What is molality? That solution in which the amount of solute, number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent is known as what? तो मोललिटी। तो अगर हम लोग मतलब कि यहाँ डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम आ गया, ठीक है। अगर हम लोग को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना हो, या मोलल उसी का दूसरा नाम है मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इफ डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, यानी कि एम बराबर 1, एम बराबर कितना है आपका? 1 है। रुको, हमको मोबाइल स्विच ऑफ करने को, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। फ्लाइट मोड में कर दीजिए। ओ हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन बता दिए, फ्लाइट मोड कर दीजिए। थैंक यू। हम स्विच ऑफ करना चाह रहे थे फ्लाइट मोड पर, अब मिस कॉल देते रहो। मिस कॉल का गार्जियन का फोन आ रहा है, एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। हाँ जी, तो इफ मोललिटी इज 1, तो डेल टी एफ बराबर के एफ, दैट मीन्स द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना। In other words, it can be defined as the depression in freezing point produced by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of the solvent is known as molar depression constant or molar cryoscopic constant. आइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं दूसरे मेथड से समझाता हूं। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको है? तो वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करे, साथ ही साथ आपको उसका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टेम्परेचर को उसका हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह दिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट ले लिए और यह लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब उसका सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड स्टेट में दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। क्या है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। किसके चलते? तो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, और उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा तो हम लोग कह देते हैं कि वह टेम्परेचर क्या है आपका? तो फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है, सम ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स व्हिच आर इन लिक्विड फेज will be engaged in holding them, they will not evaporate, thus there will be lowering in vapor pressure. Consequently, the equilibrium which was established earlier will be disturbed. See in the slide ना। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है? एक लाइन छोटा बनाया हो तो दूसरा लाइन बड़ा बना हुआ है। एक लाइन छोटा है, दूसरा लाइन क्या है? बड़ा है। मतलब कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट था, ठीक है, उसका वेपर कम है, और सॉलिड स्टेट में जो आपका सॉलिड स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर ज्यादा है। तो क्या कहा जाता है? वेपर किधर से किधर क्या होगा ये बताओ तुम लोग। वेपर आपका सॉल्वेंट का कम हो गया लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इसका ज्यादा है। तो कोई भी चीज का जो फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगता है। मतलब कि सम ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच आर इन लिक्विड फेज विल स्टार्ट टू मेल्ट इन द लिक्विड फॉर्म। Why so? Because equilibrium is disturbed. If you have to prevent the melting of the solvent which is in solid state, you have to decrease the temperature. That very decrease in temperature is known as depression in freezing point. Is it clear now? या फिर से अखिलेश
अखिलेश एक बार फिर से बताइए ना सर। फिर से सुन रहे थे? यस सर। चलिए ठीक है, फिर से बता दिया जाए। यस सर। अनुराग ठाकुर, यस सर, बता दीजिए। ठीक है। देखो बेटा, होता क्या है ना, पहले तो डिफिनेशन तुम ही लोग बताए कि आपका सर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस का, सॉल्वेंट का, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करे और उसका वेपर प्रेशर क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह दिए। लेकिन व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, some of the solvent molecules will be engaged in holding them. Consequently, there will be lowering in vapor pressure toward the liquid solvent. Consequently, equilibrium will be disturbed. इसीलिए मैं दो तरह का लाइन दिखाया हूँ इसमें। यहाँ से रेड कलर का जो लाइन दिखलाया हूँ, यहाँ पर देखो इन सर्किल किया हूँ, एक छोटा लाइन है, एक बड़ा लाइन है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ऊपर वाला केस में देखो दोनों लाइन बराबर था। तो अब होगा क्या कि लिक्विड के तरफ, लिक्विड सॉल्वेंट की तरफ वेपर कम है और सॉलिड सॉल्वेंट की तरफ वेपर ज्यादा है, तो वेपर का फ्लो या किसी भी चीज का फ्लो जो होगा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ होता है। इसलिए क्या होगा, आपका ये सॉल्वेंट इसमें बदलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेज में यहाँ पर वेपर कम है और इधर वेपर ज्यादा है। जब इधर वेपर ज्यादा है तो वेपर जो होगा इधर से आकर के इधर आना चाहेगा। तो इधर आने के लिए क्या करना होगा, सॉल्वेंट को मेल्ट करना होगा। दैट मीन्स सॉल्वेंट स्टार्ट टू मेल्ट। इफ यू हैव टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ द सॉल्वेंट सॉलिड, then temperature should be decreased. This decreased temperature, decrease in temperature, this amount of decreased temperature is known as depression in freezing point. ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए तब ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है माइक तो पूछिए। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सही, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, जबकि वेपर प्रेशर के डेफिनेशन में बोलते हैं प्रेशर एबव द लिक्विड सरफेस। अच्छा अच्छा, आइस देखे हैं? यस सर। आइस के पास धुआं निकलते हुए देखे हैं? यस सर। क्या सॉलिड कभी धुआं निकाल सकता है? कोई सॉलिड हम रख दें और धुआं निकाल दे, धुआं निकलने लगे, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। तो होता क्या है, लिक्विड और सॉलिड दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर जाता है, दोनों इवेपोरेट करता है दोनों का, तब ना दोनों का वेपर बनेगा। एक चीज माइंड में रखिए, यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? उसी का फ्रोजन स्टेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सॉलिड लोहा का पत्थर, ये लोहा रख दिए या पत्थर रख दिए और वह इवेपोरेट होने लगेगा, विच इज इम्पॉसिबल इवेंट। वह इम्पॉसिबल इवेंट होगा ना। सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फेज में था, अब जो है से सॉलिड फेज में आ गया, दोनों इक्विलिब्रियम में हो गया, तब वहां पर दोनों का वेपर होता है। आइस रखा हुआ देख लीजिए कहीं पर, देखिएगा कि वहां से धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वह इवेपोरेट कर रहा है। इवेपोरेट करेगा तभी ना उसका वेपर प्रेशर आएगा। सर वो तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर रहता है तब ना सर करता है ना। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे नहीं देखते फ्रीजर खोले हैं, थोड़ा सा बिजली आई और फिर लाइट चली गई, ठीक है? यस सर, तो होता देखिएगा है। क्या, फ्रीजर में जो आइस क्यूब जिसमें बनता है, नीचे में पानी रहता है, ऊपर में सॉलिड रहता है ना। यस सर। हाँ, तो वहां पर क्या है, वहां पर इक्विलिब्रियम हो गया। वहां पर सॉलिड जो है से लिक्विड में मेल्ट करेगा, लिक्विड जो है सॉलिड में मेल्ट करेगा। स्पेशली इन द केस ऑफ द वाटर एंड ice coexist in between 0 to 4 degree C. That very temperature is known as its freezing point. यही तो है डेफिनेशन, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करता हो ना, और उनका वेपर प्रेशर को एग्जिस्ट करने लगे, मतलब कि इक्विलिब्रियम में जाने लगे, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉलिड जो होगा आयरन ले लिए और उसको रख दिए, तो आयरन को हमको उस पॉइंट को जाके देखना होगा जहां पर इसका सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करता हो, तो उस कंडीशन में वो भी वेपर, उसका भी वेपर बनेगा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, ओके सर। यस यस, ठीक। बोलिए। चलिए तब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। कोल्ड कंट्रीज में जैसे रेडिएटर हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, सबके रेडिएटर में पानी डाला हुआ होता है या कूलेंट डाला हुआ होता है। तो बड़ा बड़ा ट्रक में तो जनरली पानी डाला हुआ रहता है, अब कंसेप्ट आ गया है कूलेंट का। तो ये हम लोग कूलेंट क्यों यूज करते हैं उसमें?
क्योंकि उसका फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट कम करने और के लिए। लो करने। फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए ना, बिल्कुल सही है जवाब आपका। रुकिए, तो पंखा चलते चलते रुक गया है, थोड़ा सा मैं उसका स्विच ऑफ कर दूं ना तो आग लग जाएगी पंखे में। हाँ जी, अब याद कराइए मुझे, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। हेलो। कोल्ड कंट्रीज में सर। हाँ हाँ, याद आ गया। रेडिएटर में हम लोग कूलेंट क्यों डालते हैं? देखो होगा क्या ना, सिर्फ पानी रहेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, वाटर फ्रीज कर जाएगा। वाटर फ्रीज कर जाएगा तो वाटर को फ्रीज करने के बाद लिक्विड जब सॉलिड में बदलेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। बढ़ेगा सर। बढ़ जाएगा। वाटर है सर। हाँ, बढ़ जाएगा। एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, रेडिएटर बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, लीकेज करने लगेगा। तब किया क्या जाता है कि उसमें हम लोग कूलेंट डाल देते हैं या ग्लिसरीन डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? ग्लिसरीन डाल दिया जाता है या ग्लाइकॉल डाल दिया जाता है, दोनों में से कोई डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट जैसे ही उसमें हम लोग डालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि 0 डिग्री पर जो वाटर फ्रीज कर रहा था वो माइनस में जाकर के फ्रीज करने लगेगा। इसलिए ये रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं कर पाता है। दूसरा क्वेश्चन कि कोल्ड कंट्रीज में या कोल्ड रीजन में देखिए कि आइस बहुत ज्यादा गिरता है, रास्ते पर बर्फ जम जाएगा। ठीक है, तो आइस को हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है और क्यों होगा? नमक सर। नमक। नमक दो तरह का। कैल्शियम क्लोराइड, नमक दो तरह का, मतलब कौन सा नमक खाने वाला? NaCl। हाँ, NaCl और CaCl2। NaCl और CaCl2 दोनों में बेहतर कौन होगा और क्यों होगा? सर NaCl होगा सर। हाँ, NaCl होगा क्योंकि उसको हम लोग खाते हैं ना। नहीं सर, हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम क्लोराइड भी डालने से काम चलता, तो हम लोग NaCl ही क्यों प्रीफर करेंगे? कैल्शियम फ्लोराइड यूज कर लेते। जैसे आप लोगों में से अनुराग का आंसर है कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, और ये अखिलेश का आंसर था सोडियम क्लोराइड। दोनों में से बेहतर ऑप्शन जो है से कौन होगा, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, और क्यों? सर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है सर, NaCl का NaCl का क्या होता है? पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट सर, वही मेल्टिंग पॉइंट बात अच्छा बराबर है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट चलिए मान लेते, उससे उससे क्या फर्क पड़ेगा? रंजन कुछ बोलना चाह रहा था डेहरी ऑनसन से। हाँ जी, रंजन फ्रॉम डेहरी ऑनसन। CaCl2 सर। क्यों? आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन बताइए। सर ये इफेक्टिव इन मेल्टिंग Why it is so सर। effective and why it is more effective than sodium chloride? सर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, -55 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कैल्शियम रेंज क्लोराइड मत याद करो, उतना डाटा कौन याद करता है? सर इसका जो टेम्परेचर होता है चलिए -15 आंसर डिग्री से सुनिए, होता है इसलिए। आंसर सुनिए अब मेरा। NaCl, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होगा एक मोल में? 2। एक Na+, एक Cl-, 2 आयन बन रहा है। कैल्शियम क्लोराइड ले लें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं? 4। हैं? 3। हाँ बिल्कुल, रिया सिंह का आंसर सही है, 3 बन रहा है। एक कैल्शियम के चलते 2 क्लोराइड आयन बनेगा, टोटल 3 बन गया। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक नया टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें वांट ऑफ फैक्टर आएगा। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा वह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा काउच करेगा। सिंस इन द केस ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड इट इज ट्राइवैलेंट molecule, that is why it will cause more freezing point, decrease in freezing point than that of NaCl। मतलब कि सोडियम क्लोराइड से बेहतर आपको आइस हटाने में कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम फ्लोराइड होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ज्यादा है। चलिए आगे बढ़े फिर।
हाँ जी Yes, sir. बोलिए। बढ़िए। हाँ ठीक है, अखिलेश लगता है आज नाश्ता करके बैठे हैं। चलिए देखिए अखिलेश, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, इफ एम इज इक्वल टू 1 मोल देन डेल टी एफ इज इक्वल टू के बी, मतलब कि मोलल या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यहाँ से डिफिनेशन निकल जाएगा। अगर एक मोल सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डाला हुआ हो तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। दैट मीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑन डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, वेयर हाँ के एफ का वैल्यू जो है से हम लोग लिखते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, के एफ इज इक्वल टू 0.002 T naught square upon LF, where T naught is freezing point of the solvent in Kelvin, where LF is latent heat of fusion। ये आपका फॉर्मूला बुक में नहीं है, बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो टफ दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है यहाँ पर। इसी फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर तो आप लोगों के पास है ही। ठीक है, कम से कम फॉर्मूला जरूर नोट कीजिए, और नोट्स आपको तो सुन करके तैयार करना ही है, मजबूरी है, कोविड-19 के चलते क्या करेंगे हम लोग, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े फिर, रिस्पॉन्ड कीजिए, आगे बढ़ो। यस सर, बढ़िया। यस सर। हाँ ये नहीं बात नाश्ते करके आने वाली बात। आइए नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बताइए ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, बायोलॉजी से कौन है, अलका है। हाँ अलका, व्हाट इज ऑस्मोसिस। Yes, sir. हाँ व्हाट इज ऑस्मोसिस। Sir, movement of water from semi-permeable membrane. फ्रॉम, Semi-permeable membrane. हाँ थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्काई टू अर्थ Lower और अर्थ टू concentration. स्काई। Lower concentration. हाँ चलो सुनो, Lower concentration. हाँ बिल्कुल सही, चलो ठीक है। आइए मैं सुनाता हूँ ऑस्मोसिस का डिफिनेशन। ठीक है, फ्लो ऑफ solvent molecule, not the solid molecule, mandate movement or flow of solvent molecule from lower concentration to more concentration of the solvent is known as osmosis। in other words, movement or flow of solvent from solvent to solution side through the semi permeable membrane is called osmosis। उसको हम लोग osmosis कहते हैं। ठीक है, अब 1 by 1 स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस सर सॉल्यूट नहीं फ्लो कर सकता है, हाँ कैची बेटा, सॉल्यूट नहीं फ्लो करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो करेगा। हाँ आइए यहाँ पर, तब आपके जवाब को, आपके सवाल का जवाब पहले मैं दे दूं तब आगे बढ़ता हूँ। एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया बेटा मैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतने नामों से यह जाना जाता है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दीज आर सेलेक्टिव मेम्ब्रेन व्हिच डज नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, they only pass the solvent molecules। that is why when one solvent is separated by a solution through a semi permeable membrane or a selective permeable membrane or a unit membrane or urinary bladder, then the only solvent molecules will be allowed to pass, but it will flow from the solvent side to the solution side। but in that case where both the solutions are separated by the semi permeable membrane having different concentration, in that very condition there will be movement of only solvent molecules from from dilute solution towards more concentrated solution। this process is known as osmosis। is it clear now, or once again in Hindi? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़ जाए फिर। यस सर। या कोई क्वेश्चन है माइंड में तो बोलिए। नो सर। चलिए Yes, sir. हाँ पूछो रंजन। Sir, difference between osmosis and diffusion. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। Diffusion. डिफ्यूजन होता है थ्रो ए पोर, थ्रो ए ओरिफिस, एक होता है डिफ्यूजन। ठीक है, एक होता है इफ्यूजन। जी। अगर हेयर लाइक हो पोर तो वो होता है इफ्यूजन, और हेयर लाइक से थोड़ा सा ज्यादा हो तो वो हो गया आपका डिफ्यूजन।
और ये हो गया सेमी परमिएबल, बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेज को ही अलाउ करता है, तब उस केस में ये ऑस्मोसिस हो गया। ठीक है, ओके सर, चलिए थैंक यू सर। अब आइए, हम लोग अभी तक जितना भी मैं सेमी परमिएबल का नाम लिया, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया, यूरिनरी ब्लडर ले लिया, सेल मेम्ब्रेन ले लिया, दीज आर नेचुरल सेमी permeable membrane which has selective membrane na. Chemically or artificially we can also prepare semi permeable membrane when copper sulfate is treated with copper hexacyanoferrate, then new substance that is copper second hexacyanoferrate is formed. This is the copper hexacyanoferrate which will behave just like a semi permeable membrane. देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, क्या ले लिए? सोल। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए ना, यहाँ पर सोल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने ना। ब्लैक बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास स्लाइड तो है, आप हैं, देखिए सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन पढ़ पा रहे हैं? देखो मेरी कितनी अच्छी राइटिंग है, पढ़ रहे हो ना? दूसरा हाँ चलो, हाँ चलो देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन में लिख दिया यहाँ पर। ये देखो कॉपर सल्फेट है, ये है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अब आप बताइए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, रेड या येलो? ब्लू। अरे वाह, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, ब्लू होता है। ठीक है, और आयरन हेक्सासाइनोफेरेट ले लिए। ठीक है, यह कलरलेस सॉल्यूशन होगा। अब दोनों को मिक्स कर दीजिए, जब दोनों को मिक्स कीजिएगा तो देखिए ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, यह प्रिसिपिटेट हो जाएगा। कौन सा? कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। ये हो गया कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, और ये हो गया पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा, ये कंपाउंड आपका, ये आपका प्रिसिपिटेट बन गया। इसी का यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, इसी का मेम्ब्रेन बना लीजिए और एक तरफ सॉल्वेंट रख दीजिए, एक तरफ सॉल्यूशन रख दीजिए, तो देखिए कि सॉल्वेंट जो है से फ्लो करने लगेगा किधर, सॉल्यूशन के तरफ। या एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रख दिए और एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिए, तो हो गया क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस वर्ड क्लियर हो गया। बोलिए, रिस्पॉन्ड करो कोई। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। वेल डन। देखिए मैं अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहा हूं। यहाँ पर दो तरह का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है मुझे, आपको कितने तरह के दिखाई दे रहा है बताइए? दो तरह का, कौन कौन? डाइल्यूट हाँ, और दूसरे तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यही ना है। अब बीच में ग्रीन कलर से नीचे दिखाया हूँ, लिखा हुआ है ऊपर में SPM ग्रीन कलर में, और जहाँ पे एरो पॉइंट किया गया है वहां पर रेड कलर दिया हूँ ना। देखो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैं पॉइंटर येलो करके दिखला देता हूँ। देखो ये जो है तुम्हारा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो है इंसर्किल कर रहा हूँ येलो से मैं, यहाँ पर बीच में जो रेड कलर से है वो तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रख दिए, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिए। तो क्वेश्चन किससे मैं पूछ लूँ? रिया सिंह से। ठीक है, किधर से किधर आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ना। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको आप एनिमेशन से देखिए। दो ठो तीर को मैं फ्लो करा रहा हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस अब क्लियर हो गया? हाँ जी, यस या नो में जवाब दो। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, तो मैं अगला स्लाइड की तरफ आपको लेके जाता हूं।
देखिए यहाँ पर मैं सॉल्वेंट ले लिया हूँ और दूसरा सॉल्यूशन ले लिया हूँ। क्या लिया हूँ? सॉल्वेंट लिया हूँ और सॉल्यूशन ले लिया हूँ। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है ना। अब देखिए इसमें सॉल्वेंट मोलिकुल्स का फ्लो मूवमेंट किधर से किधर होगा? बोलिए। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो यस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, देखिए देखिए मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर ऑस्मोसिस को हमको रोकना हो तो क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे। हाँ देखो, जहां पर ओपी लिखा हुआ है ना, उधर से प्रेशर एग्जर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रेशर एग्जर्ट कर देंगे ना। द प्रेशर which is exerted toward the solution or towards that very solution of the solvent where solvents are moving. This pressure which is sufficient to stop the osmosis is known as osmotic pressure. देखो स्लाइड ध्यान से। ऑस्मोसिस हो रहा था, अब ऊपर से हम एक प्रेशर एक्सर्ट करा दिए। किस चीज के लिए? रोकने के लिए। जैसे ही प्रेशर लगा रहे हैं भाग जा रहा है पीछे की तरफ, मतलब कि ऑस्मोसिस रुक जा रहा है। और जैसे ही प्रेशर हटा दे रहे हैं फ्लो होने लग रहा है। ठीक है, तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान हॉफ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर उन्हीं का सबसे ज्यादा स्टडी था। ठीक है, उनका कहना था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन एंड कंक्लूडेड दैट गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन एज वेल। मतलब कि चाहे वह आपका आइडियल सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि गैस लॉ ही फॉलो होता है। और वे 3 लॉ दिए न 2 लॉ दिए थे। वान हॉफ कितने लॉ दिए थे? 2 लॉ दिए थे। उनका कहना था कि ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of the solution. जितना ज्यादा concentration होगा solution का, उतना ही ज्यादा osmotic pressure हम लोगों को लगाना पड़ेगा। osmotic pressure is also directly proportional to temperature, और यह temperature के भी directly proportional होता है। On combining both the statement we get pi यानी P is directly proportional to CT to remove the proportionality। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो पाई इज इक्वल टू CRT वेयर R इज गैस लॉ कांस्टेंट, और यह गैस लॉ कांस्टेंट के बराबर हो गया, गैस कांस्टेंट के बराबर हो गया। C जहां कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन बराबर तुम लोग जानते हो N/V होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग तोड़ दिए। क्या किए? इसको तोड़ दिए। देखो यहाँ पर पाई बराबर CRT आया था, और C बराबर क्या होता है तुम्हारा? N/V होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। ठीक है, विच अब यहीं से हम लोग क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ मोल आ गया। सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब फिर N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल, यानी कि यह पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। thus we can say that osmotic pressure is a colligative property, and by using this property we can also calculate the molecular mass of the solute। molecular mass of solute को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हो गया आपका कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 हो गया। चारों में हम लोग ये निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सर। क्यों अखिलेश? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला अच्छा क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सब जगह। हाँ, क्या हो जाता है? टाइम कम लेता है सर।
क्या लेता है? टाइम कम लेता है सर किसी चीज पे अच्छा, टाइम कम ले लेता है इसलिए। और ये रूम टेम्परेचर मेजर किया जाता है। बिल्कुल सही, इट इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे यह ऑपरेट हो जाता है और इसका जो चेंज इन या ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो सफिशिएंट होता है, व्हिच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। जबकि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसमें हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, डाटा सही नहीं आ सकता है, ऑपरेट करना आसान नहीं है। दूसरे में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, यह रूम टेम्परेचर पर होता है, सफिशिएंट वैल्यू इसका आ जाता है। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको ये क्या आज डिस्कस किया हूँ ना, एक हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट वही हो गया। इसके बाद आपको क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़े हम लोग। इसके बाद ये पढ़े क्या कहा जाता है, कोल्ड कंट्रीज में हम लोग ये रेडिएटर वगैरह में ग्लाइकोल क्यों यूज करते हैं। इसके बाद देखें कि आइस को हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होना चाहिए और केमिकल किस चीज पर डिपेंड करेगा, कौन सा केमिकल बेहतर होगा, ये हम लोग डिस्कस कर दिए। इसके बाद देखें कि चालोकोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलिकुलर वेट हम लोग सॉल्यूट का निकाल सकते हैं और कौन सा बेस्ट मेथड है और क्यों है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और माइंड में आ गया, बताइए कोई भी, व्हाट इज एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस एंड व्हाट इज इट्स यूज? कोई भी अगर सब्सटेंस को फ्रीज करने से रोकना है तो उसका यूज किया जाता है। कौन सा केमिकल यूज किया जाता है अखिलेश? कूलेंट। हाँ कूलेंट बोले थे ना सर? हाँ, कूलेंट तो यूज हो सकता है। तो एंटी फ्रीजिंग केमिस्ट्री सब्सटेंस लैब है। में कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कूलेंट कॉस्टली होता है। ठीक है, NaCl यूज करते हैं सर। हाँ NaCl। NaCl बिल्कुल सही आंसर आपका सही है। कुल्फी बनाने वाले को देखिए, जब वो कुल्फी बनाने के लिए रोडों पर निकलता है तो उससे पहले वो तैयारी करता है, क्या तैयारी करता है, आइस लेता है, आइस में नमक मिला देता है। ठीक है, हालांकि मेल्ट तो कर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन कर जाएगा, टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, तो कुल्फी जैसे ही सांचा उसमें रखिएगा मलाई डाल करके तुरंत वो फ्रीज कर जाता है, तुरंत तो 3 काल खोस करके आपको निकाल कर दे देता है, लीजिए सर कुल्फी खाइए सर। ठीक है, तो व्हाट आर एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेज? NaCl और वाटर के मिक्सचर को हम लोग एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो आपका चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। बस आज इतना ही रहने देता हूं कि आगे बढ़ूं? नहीं सर, अब ठीक है, बस सर। ठीक है, टाइम हो गया सर। हाँ बेटा ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जाइए।